इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 क्लास के जो विज्ञान है इसका 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक देखिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, जब प्रकाश के किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश के किरण किसी चमकीली सतह पर पड़ता है तो उससे टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। जो प्रकाश यहाँ पे आता है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो लौटता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक अभिलंब होता है, इसका कहते हैं अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पर जान लेते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे ये बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना कोण बनता है इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और अभिलंब एंड परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित यानी कि परावर्तन कोण। तो यहाँ पे फर्स्ट नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। दूसरा का नियम यह होता है कि यहाँ पे आपतित किरण एंड परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, यह इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या होता है एक ही तल में होता है। तो यहाँ पे 2 नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन का। आपतन कोण परावर्तन कोण का होते हैं बराबर होते हैं। दूसरा का यह होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 2 नंबर। देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है काल्पनिक होता है और इसी को बोलते हैं काल्पनिक एंड सीधा। क्या बोलते हैं हम लोग काल्पनिक एंड सीधा बोला जाता है। और एक बात और याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के क्या होता है बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है वस्तु के बराबर होता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 3 नंबर। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है किसका इसमें से उदाहरण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश तरंग क्या है एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो अभी हम आप लोग को बता दिए हैं कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं जिसमें से पहले का नियम यह होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए एकदम अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण मात्रक। जैसे यहाँ पे पहले का बोला गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओम। और एक और पूछता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक ओम मीटर होता है। और यहाँ पर एक और पूछता है बल का मात्रक क्या होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। और यहाँ पे विभव या तो विभवांतर तो विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो इस सभी मात्रकों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। आप लोग चाहेंगे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो हम अगला
अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना की हम लोग बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं कली चूना। और इसी में हम लोग डाल देते हैं पानी। क्या डालते हैं? पानी। तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड में, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड में, और इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 7 नंबर। बोला गया है कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पाचन किस प्रकार का अभिक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया होता है। कैसा अभिक्रिया होता है? भोजन का पचना अपचयन होता है। और एक और क्वेश्चन ऐसे ऐसे ही पूछता है कि भोजन का पचना कौन अभिक्रिया होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि होता है ना, जो चेंज हो जाता है, एक चेंज नहीं होता है। जो चेंज नहीं होता है उससे क्या कहते हैं हम? रासायनिक अभिक्रिया। और जो चेंज हो जाता है उसका बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। तो भोजन का पचना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया भी कहलाता है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार कहते हैं, और उदासीन क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए एक स्केल होता है जिसको दिया था सोरेनसर। पीएच स्केल किसने दिया था? सोरेनसर ने दिए थे। और यहाँ पे बीच में होता है 7। यहाँ पे कितना होता है? 7 होता है। और इधर से दे जाते हैं कितना, यहाँ पर लास्ट में होता है 14 होता है। और इधर होता है 0। तो 0 से 7 के बीच को हम बोलते हैं एसिड। 0 से 7 के बीच में हम बोलते हैं एसिड। और 7 से 14 के बीच में हम बोलते हैं बेस, यानी कि क्षार बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि एक होता है ट्रिक होता है यहाँ पे अनील। अनील। तो अ से होता है अम्ल, नी से होता है नीला लिटमस पत्र, और यहाँ पर ल से हो गया लाल। तो जो अम्ल होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस यानी कि क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो इसमें क्षार बताइए कहाँ से कहाँ आएगा? 7 से लेकर 14 के बीच आएगा। तो इसमें कौन आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10। 10 क्या हो जाएगा? क्षार होगा। और क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। और ऐसे चेंज करके भी पूछ सकता है। तो आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। 0 से 7 क्या होता है? अम्ल। और 7 से 14 कितना क्या होता है? क्षार होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है, कई नंबर है? 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है। लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जिसे निकाला जाता है। यानी कि जो लिटमस पत्र होता है, तो लिटमस पत्र की प्राप्ति हम लोग कहाँ से करते हैं? प्राप्ति कहाँ से करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइकेन। लाइकेन क्या है? एक प्रकार का पौधा है। तो इसी के छाल से हम लोग बनाते हैं लिटमस पत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। लाइकेन के क्या होता है? छाल से लिटमस पत्र का हम लोग बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है 10 नंबर है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? क्षार के लिए कौन होता है? तो अभी आप लोग को हम बताएं कि क्या होता है। एक स्केल होता है पीएच स्केल, बीच में होता है 7, यहाँ पे होता है 14, और यहाँ पे होता है 0। और इस 7 और 14 के बीच में जितना भी आएगा मान, वो सब क्या होता है? क्षार होता है। क्या होता है? क्षार। तो आप लोग बताइए इसमें से 7 एंड 14 के बीच कौन इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सॉरी डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 13 13 क्या है? पर क्षार हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, क्या है अगला क्वेश्चन? जिंक का अयस्क है। जिंक का अयस्क क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
जिंक ब्लेंड का जो फार्मूला होता है Zn(S) होता है। क्या होता है? Zn(S). सीनी बार किसका होता है? मरकरी यानी कि पारा का होता है मात्रक, सॉरी अयस्क। और बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सीनी बार किसका होता है? मारा क्या होता है? मरकरिक होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पारा बोलते हैं। और बॉक्साइट किसका होता है? एल्युमिनियम का होता है। और जिंक ब्लेड यहाँ पे किसका हो गया? जस्ता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग इसको याद रखिएगा। और जितना भी हम यहाँ बता रहे हैं अदर से, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी आ सकता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि पीतल उदाहरण है। पीतल किसका उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं कि पीतल क्या होता है? एक प्रकार का मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्र धातु होता है। और पीतल किसका 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 मिश्र धातु होता है? तो यहाँ पे आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी। तो पी से हो गया यहाँ पे पीतल। क्या हो गया? पीतल। तो पीतल किसका उदाहरण होता है? तो से क्या हो गया? तांबा यानी कि कॉपर। और जी से क्या हो गया? जिंक यानी कि जास्ता। तो जिंक एंड कॉपर के मिश्रण कौन होता है? पीतल होता है। तो पीतल का एक प्रकार के मिश्र धातु होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन घबरा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिए। क्या होता है? पीतल एक प्रकार का है मिश्र धातु है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इसमें दो वर्ड आता है, एक होता है संयोजकता, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है इसको लिखते हैं हम लोग O से, और इसका परमाणु संख्या होता है 8। जब इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा फर्स्ट कक्षा में, और उसके बाद कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो लास्ट में आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि लास्ट कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो यहाँ पर अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसको हम लोग लास्ट वाला जो होता है ना उसका बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही हम लोग संयोजकता निकालते हैं। अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में अगर 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका जो संयोजकता होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। और किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है, लेकिन संयोजकता कितना होता है? +-4 होता है। संयोजकता होता है +-4, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होता है। अगर किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 4 से अधिक जैसे 5, 6, 7 आ गया इलेक्ट्रॉन तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन यही रहेगा। लेकिन संयोजकता निकालने के लिए हम लोग 8 में से माइनस करते हैं तब निकलता है संयोजी संयोजकता। तो अब बताइए यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना था? 8। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था 2 और 6, तो इसके बाद तक कितना इलेक्ट्रॉन आया है? 6 आया है। तो इसका संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से 6 को घटाएंगे तो कितना मान आएगा? 2 आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2। आप लोग याद रखिएगा, ये कंसेप्ट भी आप लोग याद रखिएगा। इसका कोई गारंटी नहीं है कि ऑक्सीजन का पूछेगा, और यहाँ पर अदर तत्व भी दे सकता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि क्लोरीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन का जो संकेत होता है Cl होता है, और इसका परमाणु संख्या होता है 17। जब इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो फर्स्ट कक्षा में यानी KLm, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और L में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? तो L में हो जाएगा 8 और M में हो जाएगा 7। कुल मिला कितना हो गया? 17। तो यहाँ बोला गया है बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन वर्ग नंबर 17 का तत्व है। वर्ग नंबर 17 का तत्व है। वर्ग नंबर 17 का तत्व है। वर्ग 17 का तत्व है। और वर्ग 17 के तत्व को ही हम लोग बोलते हैं हाइलोजन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलोजन तत्व। और इसमें 4 गो आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये चारों क्या है? हाइलोजन तत्व होता है। और प्रत्येक के बाह्यतम कोश में 7 ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए देते हैं हम अगला
क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है 15 नंबर कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे होता है, एकल एकल बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है सी होता है। इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह बोला जाता है। और यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे एकल बॉन्ड CHO, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं एल्डिहाइड बोलते हैं। और यहाँ पे जो लिखा है एकल बॉन्ड COOH, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी क्या होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको बोलते हैं। और इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं ईथर बोला जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और इसको क्या बोलते हैं हम एकल बॉन्ड OH को हम लोग बोलते हैं अल्कोहल बोलते हैं। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस सब यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि कोशिका ईंधन निम्नलिखित में से कौन है। कोशिकीय ईंधन कौन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी यहाँ पे घबरा गया ऑप्शन थोड़ा सा, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा ग्लूकोज होता है। क्या होता है ग्लूकोज होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कोशिका का जो ईंधन होता है क्या होता है ग्लूकोज होता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होता है। तो कोशिका झिल्ली यहाँ पे अर्धपरागम्य झिल्ली होता है। अर्धपरागम्य झिल्ली होता है, याद रखिएगा। क्या होता है अर्धपरागम्य झिल्ली को हम बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अर्धपरागम्य झिल्ली क्या होता है कोशिका झिल्ली होता है अर्धपरागम्य। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे कि मानव हृदय घिरा रहता है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पेरिकार्डियम झिल्ली से। किससे घिरा रहता है मानव का हृदय पेरिकार्डियम झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो मानव का हृदय होता है वो 1 मिनट में कितना बार धड़कता है। तो 72 बार धड़कता है। और मानव के हृदय में कितना कोष्ठक होते हैं। तो 4 कोष्ठक होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन के कमी से मधुमेह रोग होता है। सॉरी मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। किससे कमी से होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। और हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें आयरन पाया जाता है। और आयरन के कमी से ही एनीमिया रोग होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। मधुमेह रोग किसके कारण होता है इंसुलिन के कमी से होता है। इंसुलिन के कमी से होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्न में से कौन वृक्क की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं किडनी बोला जाता है। तो वृक्क यानी कि किडनी की संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन होता है। क्या होता है नेफ्रॉन होता है वृक्क की क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई। वैसे यहाँ पे बोला गया है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र का। किसका होता है तंत्रिका तंत्र का होता है क्या क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। वैसे ही पूछता है कि जो शरीर होता है मनुष्य का शरीर, इसका क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या होता है। तो उसका होता है ना कोशिका। क्या होता है कोशिका। तो कोशिका का शरीर का क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई क्या होता है तो कोशिका होता है। तो ये 4 यहाँ पे 3 प्रकार क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि वृक्क का संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई कौन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नेफ्रॉन। फिर यहाँ पे तंत्रिका तंत्र कहेगा। तंत्रिका तंत्र का क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूरॉन।
और उसमें पूछेगा कि शरीर का, मानव शरीर या जीव जंतु का शरीर का क्रियात्मक एंड संरचनात्मक इकाई क्या होता है, तो कोशिका होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलते हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दृश्य प्रकाश में किस बॉन्ड के तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। तो तरंग दैर्ध्य हमेशा अधिकतम होता है किसका, लाल रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि किस कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहते हैं। यानी कि कोई कोलाइडी विलयन है, यहाँ पे विलयन कोई हो गया और यहाँ से हम प्रकाश से गुजारेंगे तो इसमें क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी का होता है ठोस कण पर पड़ता है तो क्या होता है, चारों दिशाओं में बिखर जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। टिंडल ना, प्रकीर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर यहाँ बोला गया क्वेश्चन कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काला प्रतीत होता है। क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे जो होता है ना, चंद्रमा पर किसी भी प्रकार का वातावरण यानी कि वायुमंडल नहीं पाया जाता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, लाल रंग का। किसका होता है, लाल रंग का होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। नीला को हम लोग बोलते हैं बैगनी। तो यानी कि प्रकाश का सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है, नीला रंग का प्रकाश का सबसे अधिक प्रवर्तन होता है, प्रकीर्णन होता है। और लाल का क्या होता है, सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है, प्रकीर्णन होता है लाल रंग का। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी यानी कि नीला रंग और सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग का। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बोला गया है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है। तो वही आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर, नीला रंग। कौन रंग, नीला रंग सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है। लाल रंग सबसे कम करता है क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है और बैगनी यानी कि नीला रंग का सबसे कम होता है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन है 27 नंबर है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। जब प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा, काला दिखाई पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे प्रकाश का नीला रंग आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग यानी आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे है प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य किसका होता है, बैगनी का होता है। और बैगनी का जो तरंग दैर्ध्य होता है लगभग 400 नैनोमीटर के बराबर होता है। 400 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। या यहाँ पे देखिए ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 300
80 नैनोमीटर के आसपास में हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी। यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है। तो कुछ बादलों का रंग उजला इसलिए होता है, किसके कारण होता है इसमें? परिवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अवशोषण के कारण कि अपवर्तन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन के कारण ही होता है। बादल का सा रंग उजला रंग प्रकीर्णन के कारण ही होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जिसमें वैसा यौगिक जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन भी होता है और कार्बन भी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन होता है दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त में आता है एल्केन, कौन आता है? एल्केन आता है, और असंतृप्त में आता है एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन एंड एल्काइन किस में आता है? असंतृप्त में, और एल्कीन आता है किस में? संतृप्त में। तो इसका एल्केन का जो फार्मूला होता है क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n, और इसका फार्मूला होता है CN, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, इसका फार्मूला होता है यहाँ पे CnH2n-2, और इसका क्या होता है? CnH2n। तो यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन असंतृप्त का मतलब या तो एल्कीन या तो एल्काइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ए ना, सी हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इन है और यहाँ भी क्या है? इन है, तो क्या होगा? एथीन हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर मेथेन और एथेन ये हो जाएगा संतृप्त। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा, फार्मूला ही याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, और एल्कीन का होता है CnH2n होता है, और यहाँ पे एल्काइन का होता है CnH2n-2। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे 32 नंबर यहाँ क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्कीन। एल्कीन क्या होता है? CnH2n। एल्केन का बताइए, एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्केन का हो जाएगा CnH2n+2। एल्काइन का बताइए, एल्काइन का, तो एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। तो ये सब लोग आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे एल्केन जो होता है संतृप्त, और ये दोनों होता है असंतृप्त। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एल्कीन। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन 33 नंबर यहाँ पे बोला गया है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CnH2n+2। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो मेथेनोइक अम्ल को ही हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल के नाम से जानते हैं, और फॉर्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCOOH, और ये पाया जाता है किस में? चींटी में पाया जाता है, चींटी के डंक में पाया जाता है, और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, हाडा के डंक में पाया जाता है। कौन? फॉर्मिक अम्ल। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। यानी कि अणुसूत्र सेम रहेगा, जैसे मान चलिए यहाँ पर बोल दिया गया है C3 नहीं, यहाँ पर लेते हैं हम C4, कितना लेते हैं? C4H10 लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है ना, संरचना सूत्र, सॉरी अणु सूत्र समान, लेकिन संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है ना कि इसका संरचना हम कितने प्रकार से बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे इसका जो इसको बोलते हैं ब्यूटेन, क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, तो एक संरचना ऐसे हो जाएगा। दूसरा का इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, कार्बन हो गया इधर, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, और इस कार्बन को हम लटका सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक प्रकार की संरचना हो गया। तो देखिए संरचना अलग-अलग हो गया, संरचना कब हो गया? 2 गो संरचना हो गया, लेकिन इसका जो अणु सूत्र होगा ना, वो क्या होगा? C4H10 ही होगा। तो संरचना सूत्र क्या होता है? अलग-अलग, लेकिन अणु सूत्र क्या होता है? सेम। उसको हम बोलते हैं समवयता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोडर्मिक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? एंडोडर्मिक के द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, यहाँ क्या होगा? खाली होगा। खाली स्थान को क्या कहते हैं? खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सोचने के लिए। जी सही है। यहाँ पे सोचने के लिए क्या है? मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, ये भी सही है। यहाँ पे शारीरिक संतुलन के लिए, ये भी क्या है? सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सभी हो जाएगा। मस्तिष्क नहीं रहेगा तो क्या होगा? हम लोग शरीर का संतुलन नहीं हो सकता है, हम लोग कुछ सोच नहीं सकते हैं। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी क्या होता है? इंसुलिन की कमी से इसमें क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थायराइड क्या होता है? एक तरह के ग्रंथि होता है। थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यकृत से निकलता है पीतरस। क्या निकलता है? पीत रस। और पीत रस क्या होता है? जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में जमा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोगों को किस प्रकार का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।